नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की मजबूती देखकर बीजेपी डरने लगी है और यह डर अब खुलकर दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के 3 और एआईएमआईएम के 1 उम्मीदवार पर नामांकन दाखिल करते ही जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उस पर अब विपक्ष सवाल तो उठा ही रहा है, जनता भी इस डर और घबराहट को साफ समझ पा रही है। आपको बता दूं कि सासाराम विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को नामांकन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले भोरे और दरौली विधानसभा क्षेत्रों से सीपीआई-एमएल लिबरेशन के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान और सत्यदेव राम को भी नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था। इन मामलों में भी पुलिस ने पुराने मामलों के आधार पर कार्रवाई की। वहीं जहानाबाद से एआईएमआईएम प्रत्याशी मोहम्मद कलामुद्दीन को हत्या के पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया। सोचने वाली बात यह है कि अगर इन सब पर पुराने मामलों को लेकर ही कार्रवाई की गई है तो अब तक पुलिस क्यों बैठी हुई थी? क्यों नामांकन के बाद ही इन्हें गिरफ्तार किया गया? जाहिर है कि दल बदल के बाद अब यह नया पैंतरा आजमाया जा रहा है। या तो आप दल बदल कर लीजिए या आप मत उतरिए मैदान में, चुनावी मैदान में, या अगर उतर गए तो फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आपके नाम कहीं भी आज से 20 साल पहले भी, 15 साल पहले भी कोई एफआईआर दर्ज है तो उस एफआईआर को खोला जाएगा और फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर नीतीश कुमार के पैतरों की भी बात चलिए कर लेते हैं। पैतरे तो बहुत हैं, लेकिन नीतीश बाबू अपने आप में अलग हैं क्योंकि वो नीतीश कुमार हैं। इधर नीतीश कुमार के पैतरे भी किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं दोस्तों। खासकर बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्तों को देखकर सियासी उलझन बढ़ रही है। आज का ही एक मामला है। मामला यह है कि नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद के गले में माला डाल दी, जबकि संजय झा उन्हें मंच से रोकते रह गए। ये देखिए, नीतीश ने उन्हें मंच से गजब आदमी तक कह दिया और इस वीडियो के साथ बिहार कांग्रेस ने लिखा है कि काय नीतीश जी यह हुई, यानी क्या नीतीश बाबू यही होगा जो आप कर रहे हैं। यानी नीतीश बाबू को रोकने की कोशिश हुई, हाथ में माला, हाथ से उनका माला छीना गया या ये कहा गया। देखिए संजय झा हैं बगल में, जरा चलिए ऑडियो सुन लेते हैं। यहां एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि अगर सब कुछ सामने है तो फिर उसी को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सुनिए। वो हाथ कर, ये गजब आदमी है भाई। वो हाथ कर, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं तब तो सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना। तो ये गजब आदमी है। एक्चुअली संजय झा कह रहे थे कि नहीं हाथ में दे दीजिए, लेकिन ये बात माने नहीं और गले में जयमाल कर दिए। अब माला पहना दिए तो उसके बाद सब तालियां बजाने लगे। ये है, हालांकि अपने यहाँ आप जानते हैं कि माला महिलाओं को पुरुष अमूमन नहीं पहनाते हैं और बिहार के चुनावी रंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर विपक्ष लगातार सवाल करता है, लेकिन यहां ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार शायद चर्चा में आने के लिए ये सब कर रहे हैं या सचमुच स्वास्थ्य उनका खराब है। ये वही बेहतर बता सकते हैं या उनके डॉक्टर साहब बता सकते हैं। वैसे भी जनता दल यूनाइटेड इस बार सावधान है कि चिराग पासवान के साथ मिलकर बीजेपी कोई खेल न कर दे, इसीलिए उससे पहले नीतीश अपना गेम सेट करने में लगे हुए हैं। उधर पप्पू यादव ने भी कहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आ सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ही उन्हें सम्मान देती है। वैसे आज पूर्णिया में संयुक्त सभा में पप्पू यादव ने लालू प्रसाद से भी हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि गठबंधन और बिहार के हित में जो कांग्रेस की सीटों पर उम्मीदवार आपने दिए हैं उनको आप प्लीज वापस ले लीजिए। आइए जरा सुन लीजिए, पप्पू यादव पूर्णिया में संयुक्त चुनावी बैठक को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लेकिन जो गलतियां हुई है अभी भी वक्त है उस गलतियों को सुधारने का। मैं चाहूंगा, अभी हमारे 2 उम्मीदवार को जबरदस्ती छांटा गया है,
सुगौली में वीआईपी के उम्मीदवार का नाम काट दिया गया और एक जगह शशि भूषण सिंह का नाम राजद से काटा गया। मैं आज भी कहूंगा अपने गार्जियन लालू यादव जी से, जहां भी कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ डबल दिया गया है, चाहे वो हमारे पैरगांव का प्रवीण कुशवाहा जी हो, चाहे वो सुल्तानगंज हो, चाहे मनता सिंह हो, भूमिहार समाज के बहुत कदावर नेता हैं, उनके पर हो, चाहे हमारे वैशाली में हो, जहां भी दिया गया है, मैं हाथ जोड़ के करबद्ध आग्रह करूंगा उन उम्मीदवारों को महागठबंधन और बिहार के हित में आप वापस लीजिए, ताकि दुनिया को ये संदेश जाए हम सब इस बिहार को बचाने आए हैं। हमारे नेता ने जो बिहार बचाने में परसेप्शन को आगे बढ़ाया था, उस मूल्यों को आप जिंदा रहने दीजिए, उस आदर्श को आप जिंदा रहने दीजिए और उस सच्चाई की लड़ाई को। तो मूल्यों, सच्चाई, आदर्शों की बात यहां कर रहे हैं पप्पू यादव और हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं हमारे गार्जियन कहते हुए लालू यादव से कि जहां जहां आपने कांग्रेस पार्टी के सामने कैंडिडेट उतारे हैं उसे वापस कर लीजिए। और सुगौली और एक जगह और बता रहे हैं, दोनों जगह जो महागठबंधन के कैंडिडेट के साथ हुआ है उसका ख्याल दिलाते हुए पप्पू यादव ने आज दावा किया है कि महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। कन्हैया कुमार ने भी ऐसा ही दावा किया है। वैसे तो सभी अपनी जीत के दावे करते हैं, चुनाव का वक्त है, करेंगे ही, लेकिन महागठबंधन के दावों में दम इसलिए दिख रहा है क्योंकि बीजेपी और जेडीयू तो बगावत का शिकार हो रहे हैं। वहीं महागठबंधन के वोट काटने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर के लोग भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। गोपालगंज सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार शशि शेखर सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इससे पहले ब्रह्मपुर सीट से डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी भी मैदान से हट चुके हैं, जबकि दानापुर सीट से भी जनसुराज के उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। ये तीन जो हैं, इन तीनों का नाम लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी सूरत वाला, उधर गुजरात के सूरत वाला हाल यहां करने की कोशिश कर रही है। मतलब 3 सीटों पर तो प्रशांत किशोर को नुकसान हो गया है। इधर आरजेडी या कांग्रेस में फूट के इंतजार में बैठी हुई बीजेपी को एक और झटका लगा है कि उस खेमे में नाराज लोगों को मनाने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तो कह दिया है कि वोट तेजस्वी के चेहरे पर ही मिलेंगे। तो ये सब कुछ, और बिहार में सियासत के बदलते इस खेल की चर्चा तो आज करेंगे ही, और खास तौर पर इस बात की आज हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिरी बार नीतीश पलटी मारने का काम करेंगे। नीतीश आखिरी बार क्या पलटी मारने के लिए तैयार हैं? और यह बात सियासी गलियारों में खूब चल रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बिहार की सियासत में कैसे बदल रहा है खेल? इन सब की चर्चा करें। इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को ले आइए। देखिए, 4 साथी हमारे साथ हैं। मुकेश कुमार सिंह साहब हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, अमरेंदु उपाध्याय जी हैं और प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। दिवाली की खुमारी अभी उतरी नहीं होगी दोस्तों, मैं जानता हूं आज छोटी दिवाली है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में तो दिवाली से शुरुआत होती है, दिवाली की, और छठ की शुरुआत होती है, और छठ जो है वो 28-29 तारीख को जाकर महापर्व का समापन होगा, और उसके साथ साथ धीरे धीरे चुनाव परवान चढ़ेगा। लेकिन उससे पहले बिहार में क्या कुछ चल रहा है उस पर हमारे तमाम साथी पैनी नज़र रखते हैं, इसलिए इनके बीच आता हूं। सबसे पहले प्रफुल्ल जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। क्या कुछ देख रहे हैं प्रफुल्ल जी? क्या कुछ बदला है या वैसे ही है सब कुछ? नहीं, काफी कुछ बदलाव है। सभी को नमस्कार। काफी कुछ बदलाव हो रहा है सर। और अभी एनडीए में जो आपने कई जो मुख्य सवाल उठाए या जो स्थितियां बताई वो बिल्कुल सही स्थिति है, क्योंकि राहुल गांधी जो इस समय में कर रहे हैं, राहुल गांधी अभी बिहार में ये सवाल लोग उठा रहे हैं कि वो विदेश चले गए, एक मोमेंटम खड़ा हुआ उसके बाद, लेकिन राहुल गांधी के सामने चुनौती क्या है? राहुल गांधी के सामने बिहार में इलेक्शन की चुनावी चुनौती तो है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती ये है कि भारत में जो गंगा जमुनी संस्कृति पर जो आघात पड़ा है और जिस प्रकार से गैर बराबरी के सिद्धांत को सभी जगह एक शासकीय सिद्धांत के रूप में वर्तमान सत्ता ने स्वीकार कर लिया है, वो सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक न्याय हो का सवाल हो या राजनीतिक आर्थिक न्याय का सवाल हो, इन तमाम बातों को इन्होंने इस तरह से अपने सांस्कृतिक आचरण में समाहित कर लिया कि इस जन्म में जो भोग रहे हो उसका जन्म पहले के जन्म में किए गए कर्म का नतीजा है,
आदि आदि तरह की जो तमाम चीजें खड़ी कर दी गई है। तो राहुल गांधी की पूरी राजनीति की कोशिश ये है कि वो पॉलिटिक्स के डायनामिक्स और डायरेक्शन दोनों को बदलें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के सत्ता में आते ही इन्होंने राजनीति के जो हमारे जो संवैधानिक दिशा थी, जो डायरेक्शन था कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके खिलाफ इन्होंने राजनीति शुरू किया और डायनामिक्स ये बदल दिया कि हमारा जो मैट्रिक्स था हमारे लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, उसको मोनार्किज्म की तरफ ले जाने की कोशिश की, लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की कोशिश की, और यह तानाशाही उसमें आता है, इसीलिए हाइब्रिडिज्म का आया। अब बिहार की राजनीति में क्या होगा, अभी इन्होंने गार्जियन कहा है, और ये पूरी संभावना इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं तो उनकी राजनीति यहाँ पर बिहार में एकदम सिमट कर रह जाएगी, बहुत संकुचित और नष्ट हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि अपने पैर पर खड़ा होने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की राजनीति से अपने को अलग करना होगा। लेकिन मुसीबत उनकी ये है कि अगर उनको अलग करते हैं तो नीतीश कुमार जी आरजेडी से मिलकर के, क्योंकि अभी जो पप्पू यादव ने जो कहा उनको कि आप सामाजिक न्याय की राजनीति के गार्जियन हैं, उनको लालू यादव जी को बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि उनको जो हुई है चूक, क्योंकि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए मंडल की राजनीति के बाद, जो मंडल के सिफारिशों के बाद, मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जो राजनीति शुरू हुई, उसमें समता पार्टी जो बनी थी पहले, वही सोशल जस्टिस की इंजन बन करके सामने आई थी और कांग्रेस से अलग होकर के आई थी। वह इंजन कांग्रेस से अलग होने के बाद सोशली उतना परफॉर्म नहीं कर सकी। सामाजिक न्याय का सवाल आज भी बना हुआ है, तो उसको फिर से परफॉर्म करने के लिए राहुल गांधी जिस कांग्रेस में भी एकोमोडेटिव जो सिचुएशन बना रहे हैं और बनाने में कामयाब हैं, तो उससे लगता है कि ये इधर आएंगे, क्योंकि आरजेडी के साथ एमवाई तो फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है, लेकिन दिक्कत यह है कि कम संख्यक जातियां और उनके नेतृत्व, उनका दल दबाव अपने आप को महसूस करता है, तो इसको ये इस ढंग से कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसका डायरेक्शन और डायमेंशन तो दोनों बदल रहा है। अब राहुल गांधी प्रांतीय जो पार्टी है, जो प्रांतीय स्तर के नेता हैं, उनको भी उन्होंने पूरी छूट दी है। सब कुछ अगर राहुल गांधी ही केंद्र के स्तर पर ही तय किया जाएगा तो ये राजनीतिक रूप से सही संदेश नहीं जाएगा। उन्होंने जनता को जागरूक किया, आंदोलन किए, आंदोलन का रास्ता बताया, और जो अधिकार है सामाजिक न्याय किसी के दिए अगर होगा तो सामाजिक न्याय नहीं होगा। सामाजिक न्याय के जो इसको बोलते हैं हंगर, जो सामाजिक न्याय का, समता का हंगर लोगों के भीतर में पैदा करना होगा। उसकी एपेटाइट, जो इक्वालिटी, एपेटाइट फॉर इक्वालिटी की मांग, उसकी डिमांड जो है सो जनता के बीच में क्रिएट करना होगा, और जनता के लोग, और ये काम राजनीति का है, जब जनता में इसकी मांग जबरदस्त बढ़ेगी तो उसके बाद सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकता है। ये राजनीतिक नारों और राजनीतिक मुद्दों के सहारे, नेताओं के सहारे सामाजिक न्याय का वातावरण बनने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए जनता को आवाज दे रहे हैं, और वह सिर्फ चुनावी माध्यम से नहीं, कई माध्यमों से अपेक्षा कर रहे हैं कि जनता सामाजिक न्याय के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए जनता खुद तैयार हो। तो ये तो निश्चित रूप से इसका डायरेक्शन और डायमेंशन बदल रहा है। हमें उम्मीद है कि इसका जो चुनावी परिणाम भी होगा ही होगा, और जिस ढंग से सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जाति के बंटवारे की बात है, तो आरजेडी ने जो अपने, पता नहीं उनकी राजनीति में वही शूट कर रहा होगा। हम लोग तो विश्लेषण करते हैं, बैक सीट ड्राइविंग तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन राजनीति जिस ढंग से उनको लेना चाहिए था आरजेडी को, कांग्रेस के नेतृत्व को, क्योंकि कांग्रेस वहां खड़ी हो रही है, लेकिन ये अपने पुराने मुहावरे पर टिके हुए हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। अब आप इसको अपनी जमीन मानकर अगर राजनीति करेंगे तो फिर गठबंधन के आपके मिजाज का क्या होगा। तो कांग्रेस खड़े होने की कोशिश कर रही है, इनको ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा एकमात्र पार्टी है जो इनको दूसरी राज्य में सहायता देती है, गठबंधन बनता है, तो वो यहाँ एकोमोडेटिव रहती, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति के लिए यहाँ जगह होता। अब ये गिरफ्तारियों का जो नया दौर शुरू हुआ है, पहले भी विभिन्न चैनलों पर या अपने ही इसी चैनल पर मैंने ये बात कही थी कि जब माले के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तब ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखेंगे। ये नामांकन पत्र को, छोटी छोटी गलतियों को सुधारने का मौका दिए बिना उसे खारिज करेंगे, और जो कि पहले दिया जाता रहा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाता रहा, एकदम आउटराइट आप खारिज कर देते हैं। तो ये जो छोटी गलतियां, जो बड़ी गलतियां होंगी उसके लिए पता नहीं क्या प्रावधान है, चुनाव आयोग क्या करेगा। तो तरह तरह से चुनाव आयोग इनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगा, यह तो दिख ही रहा है। लेकिन जनता इस बात के लिए तत्पर है कि हम सामाजिक न्याय की आवाज को ठीक से पहचान पा रही है, और कांग्रेस के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया जाना
इस चुनाव में संभव होगा कि किसी भी कम संख्यक जाति हो, बड़ी संख्यक जाति हो, गैर बराबरी के हर मकाम को चुनौती दी जाएगी इस राजनीति में। तो इस डायमेंशन और डायरेक्शन को, पॉलिटिकल डायमेंशन और डायरेक्शन को यह चुनाव बदलने की कोशिश कर रही है। यह इस चुनाव में एक बहुत बड़ी और नई बात है सर। जी जी, प्रशांत जी कैसे देखते हैं आप? प्रशांत जी, ज़रा समझना चाहता हूं कि यहाँ एक तरफ जो पप्पू यादव जो बात कर रहे थे, अभी आपने उसके विजुअल्स को देख लिए, उनकी बाइट सुन ली, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की हरकतों को भी हम लोग देख रहे हैं लगातार। और ऐसे में इस चुनाव को अगर देखा जाए, और तीसरी बात महत्वपूर्ण, जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, उनका नामांकन खारिज नहीं हो रहा है। एक तो नामांकन के लिए नहीं गए, 2 बैठ गए और बिना अपने बॉस को बताए हुए, और बॉस जो है यानी प्रशांत किशोर वो परेशान हैं। तीसरी तरफ गिरफ्तारियां, चौथी तरफ, और ये सब कुछ अगर देखा जाए तो करवाने वाला कौन है? सत्ता पक्ष है। करवाने वाला कौन है? तो बीजेपी एनडीए की जो सरकार, एनडीए की जो सरकार है खासकर, यानी बीजेपी जेडीयू और उनके सहयोगियों की सरकार, वो है। और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता, हालांकि पप्पू यादव कांग्रेस में विलय कर चुके हैं और अभी निर्दलीय सांसद हैं पटना से, पूर्णिया से, माफ़ी चाहूँगा, वो कह रहे हैं पूर्णिया में ही कि लालू जी कृपया ध्यान दीजिए, आप गार्जियन हैं, वो उस पॉलिटिक्स को छोड़िए। कैसे देखते हैं ये सब कुछ? एक एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे में इस बिहार के चुनाव को कौन कहाँ फंसा हुआ है, ये चुनाव कहाँ है? देखिए राजीव जी, अब सीटों का तालमेल, झगड़ा, उस पे विवाद, अब इस पे पर्दा पड़ जाना चाहिए, और पर्दा पड़ ही गया है। उसमें 1-2 सीटों का कहीं कुछ होगा तो होगा डिफरेंसेस, 2-4 सीटों का, और ये बड़े गठबंधनों में हमेशा होता है। अब सीधा सीधा अब चुनाव प्रचार का मामला है, मुद्दों का मामला है, कौन कहाँ से खड़ा हो रहा है, कौन कहाँ से विड्रॉ हो रहा है। अब ये समय इसका निकल गया है। इसका समय पिछले सप्ताह तक था, अब वो समय निकल चुका है। पहले फेज का विड्रॉल भी हो चुका है। तो सवाल ये कि अब मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, और हम लोग भी मुद्दों की बात करते हैं। 2-3 चीजें जो आपने उठाई, उस पर मैं पहले बात रखूं अपनी। ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, सीपीआईएमएल के 2 कैंडिडेट की गिरफ्तारी हुई नामांकन पर भरने के बाद, और एक आरजेडी के कैंडिडेट की हुई सासाराम से। अब ये गिरफ्तारियां बिहार में इस वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। राज्य का प्रशासन, पुलिस और प्रशासन दोनों चुनाव आयोग के पास है। ये गिरफ्तारियां चुनाव आयोग की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकती थी। इसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को देना चाहिए। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों इस वक्त चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये गिरफ्तारी चाहे दूसरे राज्य से आई हुई पुलिस हो, चाहे वो बिहार की पुलिस हो, गिरफ्तारियां कर रही है, इसका सीधा मतलब है कि ये चुनाव आयोग की मंजूरी से कर रही है। चुनाव आयोग की बगैर मंजूरी के चुनाव नहीं हो सकती है। अब इसका पॉलिटिकल मामला ये है राजीव जी कि जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर इंजीनियर राशिद तक कश्मीर के जी जेलों में बंद लोग चुनाव जीत जाते हैं। ये ट्रेंड हम देखते हैं। तो ये तो उसकी राजनीति है, लेकिन चुनाव आयोग को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। दूसरा कि अब जब मैं कह रहा था कि बिहार का अगला रोड मैप क्या होगा, नीतीश कुमार जी भाषण देते हैं तो वो 20 साल 25 साल पहले की आरजेडी सरकार या लालू प्रसाद यादव पे आरोप लगा रहे हैं। आपने 20 साल में क्या किया, इसका रिपोर्ट आप नहीं दे रहे हैं। बिहार में आप ट्रेवल करें तो सड़कें अच्छी बन गई, लेकिन सड़कों के बाद जो बिहार दिखता है वो उतना अच्छा नहीं है। सड़क हाईवे में और हाईवे के बाहर के बिहार में 50 साल का अंतर है।
ये रोड मैप बिहार में कैसे आएगा, कब आएगा, इसकी चर्चा ना बीजेपी कर रही है ना नीतीश कुमार कर रहे हैं। केवल और केवल बीजेपी घुसपैठिया का सवाल उठा रही है। असली मुद्दा घुसपैठिया नहीं है, असली मुद्दा पलायन है। आप तमिलनाडु जाएं, केरल जाएं, असम जाएं, कहीं जाएं, बिहार जाएं, वो बिहार कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर जाएं, अगर सड़क बन रही है तो मजदूर बिहार का होता है। ये क्यों होता है? तो मुद्दा घुसपैठ नहीं है, मुद्दा बिहार से पलायन है। और पलायन भी टैलेंटेड लोगों का पलायन की बात नहीं है कि कोई बड़े अच्छे अवसर देखने बिहार के बाहर जा रहे हैं, मजदूरी करने बिहार रिक्शा चलाने जा रहे हैं, पान की दुकान खोलने जा रहे हैं, छोटे छोटे व्यापार करने जा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये बिहार का रोड मैप जब तक विकास का राजनीतिक पार्टियां नहीं देंगी तब तक ये नहीं होगा। कुछ हद तक राहुल गांधी, काफी हद तक राहुल गांधी ये बात करते हैं, तेजस्वी यादव का रिकॉर्ड है। और जो जातिवार जनगणना हुई उसने बिहार का एक्सरे दिखा दिया, किसके पास कितनी जमीन है, कौन जो है जमीनों पे, संसाधनों में जो घुसपैठिया है उसको पीछे का, उसको हटाने की बात होनी चाहिए, उसकी जमीन बराबर करने की बात होनी चाहिए। तो ये बिहार में नहीं हो रहा है। और एक बात जो प्रशांत किशोर की बात आपने की, प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट विड्रॉ हो रहे हैं ये सब बीजेपी के खिलाफ वाले विड्रॉ हो रहे हैं। और वो आप देखिए कि वो कैंडिडेट अपर कास्ट के हैं। तो ये क्या है? ये कोई जबरदस्ती विड्रॉ हो रहे हैं या कोई पर्दे के पीछे की खेल है? सामने कुछ कहा जा रहा है, पीछे कुछ हो रहा है। इसके बारे में निश्चित तौर पे हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रशांत किशोर के जो आरजेडी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट हैं और वो कैंडिडेट बड़े सोच समझ के खड़े किए गए हैं वोट काटने के हिसाब से, वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रशांत किशोर की पर्दे की पॉलिटिक्स कुछ और है, सामने को कुछ और है। वो बड़े एक मिस्ट्री पर्सन हमको दिखाई देते हैं। और जब लगातार उनको मैं देखता हूं कि गोदी मीडिया के एंकर, शायद ही कोई एंकर छूटा हो पिछले 15 दिन में जिसने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू न लिया हो। और हम ये भी जानते हैं कि गोदी मीडिया में एक लाइन जो नीचे आप चल रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे, ये भी नहीं लिख सकते वो जब तक उनके पास मैसेज नहीं आएगा व्हाट्सएप में। गोदी मीडिया की स्थिति भी है। मैं वहां के तमाम लोगों को जानता हूं, उनसे पूछता हूं। तो अगर प्रशांत किशोर का इंटरव्यू बड़े बड़े एंकर उनके ले रहे हैं तो आप स्पष्ट संकेत समझ लीजिए कि वो कहां से उनको कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के इंटरव्यू लो। ये मीडिया के लोग तेजस्वी यादव का इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, जो कि प्रोजेक्टेड तौर पे मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। ये गोदी मीडिया के लोग सीपीआई एमएल के नेता का नहीं ले रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य का इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, जो कि प्रशांत किशोर से कहीं बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं और ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। इसमें कोई एग्जिट पोल और सर्वे की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। उनका इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा। तो क्यों लिया जा रहा है? ये किसके कहने पे लिया जा रहा है? तो इनकी राजनीति बड़ी एक मैं कहूँगा कि बहुत ही मिस्टीरियस व्यक्ति है वो, और उस पर बड़ी पड़ताल की ज़रूरत है। और 14 तारीख को हम देखेंगे या उसके बाद की राजनीति की उनके बाद उनका राजनीतिक रुख रहता है। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, देखिए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं बनाया गया, बल्कि साफ साफ अमित शाह ने रिजेक्ट कर दिया। और ये पहला चुनाव हो रहा है पिछले कुछ दशकों में, 2 दशकों में, जब नीतीश कुमार घोषित रूप से सीएम के कैंडिडेट नहीं है। तो अब किसको कितनी सीटें आती हैं इस पे डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार किस पे माला डाल दें। जी,
सही आप कह रहे हैं कि आखिरी अभी तो माला डाल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं हमारे ये साइड में जो विंडो है उसमें माला पहना रहे हैं, और लेकिन कब किसको माला पहना दें ये पता चलेगा 14 तारीख को। 14 तारीख में ज़्यादा दिन नहीं है, उस समय पता चलेगा। लेकिन आना चाहता हूँ ज़रा मुकेश जी आपके पास, इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं। एक तरफ नीतीश बाबू हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की राजनीति, उन पे क्या ही चर्चा करें, और मुझे लगता है ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है प्रशांत किशोर की राजनीति पे। लेकिन एक बात जो यहाँ प्रशांत जी कह रहे थे, हमारे प्रशांत जी जो कह रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे थे, वो ये कि उनकी चाल पर नज़र रखनी चाहिए। अगर कैंडिडेट प्रशांत किशोर अपने उनके कैंडिडेट, वो सारे कैंडिडेट्स विड्रॉ कर रहे हैं और जहां पर वो फाइट दे सकते हैं गठबंधन को, वहां मजबूती के साथ खड़े हैं, अड़े हुए हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। चलिए इस पे कभी बात कर लेंगे, लेकिन आज बात हम ये ज़रूर करना चाहते हैं आपके ज़रिए भी कि गिरफ्तारियां करवा कर क्या भय पैदा करके बिहार के चुनाव में कुछ फ़ायदा होगा बीजेपी को, एनडीए को। और दूसरी तरफ महागठबंधन, अभी तक सब कुछ क्लियर है। अभी तक एक पिक्चर ये भी दिखाने की कोशिश हुई, मुकेश जी यहाँ रखना चाहता हूँ, थोड़ा अपना समय भी लेना चाहता हूँ आप लोगों की अनुमति से, कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, ऐलान नहीं हुआ। लेकिन देखिए महागठबंधन में इसी डीबी लाइव पे हम पिछले 15 दिनों से एक खबर लगभग कई बार बना चुके, वीडियो अपलोड कर चुके, बता चुके, ये कि 143-144 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने वाला है और कांग्रेस लड़ेगी 55 से 60 सीटों पे। और आज की तारीख में वही 60 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है चुनाव, आरजेडी 143 सीट्स पे चुनाव लड़ रही है। यानी जो बातें थी वही बात सामने है। इसको घोषित करें, बिना घोषित किए हुए लेके आए। लेकिन ये बात यहां पे सही है कि जितनी बात पहले से आ रही थी उतने पे लेके आए, इसकी घोषणा न कर इसको दूसरे ढंग से लेके आए। कुछ सीटें हैं, 7-8 सीटें ऐसी हैं जिस पे पूरा का पूरा गठबंधन आमने सामने, कोई इसको फ्रेंडली फाइट कह रहा है, लेकिन कोई ये भी देख रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट विड्रॉ हो जाता है, या कोई कैंडिडेट, जैसे आज लालगंज से कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया कांग्रेस ने और आरजेडी के लिए छोड़ दिया, तो ये जो चीजें हैं ये साफ दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने दोनों में बहुत ही शानदार ढंग का, यानी कांग्रेस और आरजेडी में एक गठबंधन है, मजबूत गठबंधन दिखाई देता है। धरातल पे जब हम आप जैसे मीडिया के साथी हैं, जिसका जिक्र एक दूसरे मीडिया का जिक्र कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, वो मीडिया रोज रात दिन ये बताने के चक्कर में लगा रहता है, खबर रहे ना रहे, खबर बनाने के चक्कर में लगा रहता है कि कैसे ये दिखाया जाए कि गठबंधन टूट गया है या गठबंधन कमजोर हो गया है। ऐसे में थोड़ा सा हमारा ये बनता है, यहां दायित्व बनता है हमारा, आपका, हम सबका, कि जो सच है कम से कम वो तो रखें, किसी की तरफदारी करें ना करें, लेकिन जो सच है वो तो लेके आए। तो मुकेश जी जरा आपसे समझना चाहता हूं, एक तो गठबंधन, ये इतनी बातें इसलिए क्योंकि गठबंधन के सीटों के बंटवारे की बात आपके जरिए समझना चाहता हूं। दूसरी बात, नीतीश बाबू कब कितनों को अब माला और पहनाने वाले हैं, या फाइनली वो खुद ही माला पहन के रिटायर होने वाले हैं। जवाब दूं कि गठबंधन का जो दायित्व था वो था 243 सीटों का ऐसा आनुपातिक विभाजन हो जो उनके जो गठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी क्षमता के मुताबिक हो। अब 243 के हिसाब से अगर आप जोड़ें, और अभी तक जो खबरें हैं कि साहब 12 सीटें करीब करीब ऐसी हैं जिसपे की सीटों का बंटवारा ढंग से नहीं हो पाया, या जिसमें की कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हमें दिखाई देती है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये 12 घट करके 6 या 8 पे आ जाए। एक चीज तो ये है। अब अगर आप देखिए कि किसी विद्यार्थी ने 100 में से 95 अंक पाए हैं, तो आप उसे किस नजर से देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे देखेंगे। यानी गठबंधन का जो काम था सीटों के बंटवारे का, वो उन्होंने कैसा किया है, इसको आप किसी स्केल पे तो रेट करेंगे ना। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 243 सीटें जो गठबंधन ने, अगर फर्ज कीजिए कि रजामंदी से भी सेलेक्ट की होती, जिसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, कोई खींचतान नहीं होती, कोई जोर आजमाइश नहीं होती,
तो भी ऐसा तो नहीं होता कि वो सारी की सारी सीटें जीत जाते। तो कुछ एक सीटें ऐसी होती हैं जहां पर कि गठबंधन, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के का सहारा दे करके आगे बढ़ना चाहते हैं, दे करके और ले करके। तो जाहिर सी बात है कि कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं दे रहा। हाँ, एक दुखद पहलू इसका जरूर है कि जेएमएम के साथ एक सहमति नहीं बन पाई, एक ऐसी स्थिति नहीं बन पाई, खासतौर से ये देखते हुए कि आरजेडी हो या कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां झारखंड में भी सत्ता से जुड़ी रही हैं और सत्ता के उस गठबंधन में वहां के अलायंस में साथ है। लेकिन ठीक है, चलिए हमने मान लिया कि ये कमजोरियां रही हैं। इसके जो नंबर कटते हैं, जैसे एग्जामिनर जब किसी को नंबर देता है तो कुछ नंबर कटते हैं गलत सवालों के और या बैड हैंड राइटिंग के, तो उस तरह से हम कुछ नंबर काट सकते हैं अगर ऑनेस्टली बात करें तो। लेकिन दूसरी तरफ इसमें एक खबर ये भी जोड़ देना चाह रहा हूं मुकेश जी। एक खबर ये भी है कि राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों के बीच बातचीत हुई आखिरी वक्त में, और राहुल गांधी ने कहा कि आप मत उतारिए अपने कैंडिडेट्स को, क्योंकि यहाँ एकोमोडेट करना मुश्किल हो रहा था, और खासकर आरजेडी के साथ। आरजेडी और नीचे नहीं आना चाहती थी, इसलिए तो हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी की बात मान ली। अब ये मैंने नहीं सुनी अपने कानों से, जो मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपसे, जी बात मान ली, एक बात हो गई, हमने मान लिया, सूत्र बिल्कुल गलत बात कह रहे होंगे ऐसा भी मुझे नहीं लगता। पॉलिटिक्स में इस तरह के एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि अभी तक जो जानकारी हमारी जानकारी में है कि करीब 6 कैंडिडेट जो है वो जेएमएम ने दिए हैं, यानी उनके अलायंस से ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। इसको हम इस तरीके से देखना चाहें, अगर हम आलोचक की तरह से देखें, क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ साहब जेएमएम के साथ उस तरह की रजामंदी नहीं बन पाई। फिर आप राजी हो गए, सहमत हो जाते कि हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, तो फिर ये 6 भी क्यों दिया आपने? नहीं देना चाहिए था एक। लेकिन चलिए, अब अगर हम सारे कॉम्बिनेशन को देखें तो हमको ये लगता है कि अप्रोक्सीमेटली आपको 95% तो गठबंधन को सफल मानना पड़ेगा। यानी अगर सीट एडजस्टमेंट के, सीट एलोकेशन के लिहाज से देखें तो आउट ऑफ 100 95 तो उनके नंबर बनते हैं। अब बात आती है दूसरी, जिसकी तरफ प्रशांत इशारा कर रहे हैं कि भाई चुनाव जो है वो अब आपको मजबूती से लड़ते हुए दिखना चाहिए, अपनी जो कमजोरियां हैं उनसे जूझते हुए दिखना चाहिए, दूसरे की जो स्ट्रेंथ है उसका आप मुकाबला कैसे करेंगे उससे जूझते हुए दिखना चाहिए, जो एक सामान्य प्रक्रिया है ना। उस प्रक्रिया के तहत आपने अपने सवाल का जो दूसरा हिस्सा मुझसे जानने की कोशिश की कि भाई नीतीश कुमार क्या करेंगे। बहुत सुंदर आज आपने अपना हेडर दिया है, आखिरी बार पलटी मारेंगे नीतीश। और नीतीश तब पलटी मारेंगे, क्यों मारेंगे? जब उनको लगेगा कि हमको जो गठबंधन, जिस गठबंधन में वो अभी है, यानी एनडीए का गठबंधन, वो गठबंधन अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो तब पलटी मारने की सोच सकते हैं जबकि उनके नंबर इतने कम हैं और बीजेपी उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहती। वैसी स्थिति में वो दूसरे गठबंधन से अपने उन नंबर्स के सहारे मूव करेंगे, क्योंकि ये भी अच्छी तरह नीतीश जानते हैं कि अगर वो चुनाव के बाद चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बने तो उनकी पार्टी टुकड़े में हो जाएगी और बीजेपी जो है उसको नष्ट भ्रष्ट कर देगी, कहां से कहां उसको छिन्न भिन्न कर देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने, बीजेपी ने अपनी सारी गोट पिछा रखी है, बस राइट मूवमेंट का इंतजार है। तो वो राइट मूवमेंट 14 तारीख के बाद आएगा निश्चित रूप से, जब अंक हमारे सामने होंगे कि किसको कितनी सीटें मिली और अब क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि इंडिया गठबंधन अपने बूते आसानी से, सहूलियत से, अच्छे मैंडेट के साथ सरकार बना सकती है, तब तो जितनी छोटी पार्टियां हैं सब ये यूजलेस हो जाएंगी। लेकिन इन छोटी पार्टियों का वजूद ही इस चीज में है कि भैया अगर मामला क्रिटिकल हुआ, हमारी 2-4 सीटें भी निर्णायक साबित हो सकती है, चाहे वो कुशवाहा हो उनकी तरफ, चाहे वो मांझी हो, चाहे इनकी तरफ मुकेश सहनी हो। ये सब लोग इस तरह के लोग हैं जो कि बाय एंड लार्ज, चाहे यहां तक कि मैं उस लिहाज से पासवान को भी मानता हूं, उनको भी मैं मानता हूं कि ये सारे लोग ऐसे हैं। वैसे भी उनके फादर का रिकॉर्ड रहा है बकायदा जब तब पाला बदल लेने का। तो उस तरह की चीजें हमें बिहार में दिखाई देंगी। ये तब दिखाई देगी जब हमारे पास मैंडेट इस तरह का होगा जिसमें कि कुछ लोगों के इधर से उधर जाने और उधर से इधर आने से कॉम्बिनेशन, परमेंटेशन चेंज हो रहा होगा। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार सोचिए कि कितने विक्टोरियस बन के नजर आएंगे। वो कहेंगे, अच्छा, आई एम नॉट ओनली द किंग मेकर बट आई एम किंग ऑल्सो। तो उस तरह का वो फ्रेज जो है ना, वो उन्होंने अपने पास बचा के रखा और वो उनका सुपर मास्टर स्ट्रोक है।
नोबडी कैन से, इवन ही, वो खुद भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं ऐसा नहीं करूंगा, वो चाहे जो भी कहें लेकिन वो नहीं कह सकते। तो वो एक ऐसा पेंच है। हाँ, अगर वैसे ही मैंडेट बिल्कुल डिसाइसिव हो गया फर्ज कीजिए, हैं, तो वैसी स्थिति में कुछ नहीं बचेगा। प्रशांत किशोर हो, प्रशांत किशोर की राजनीति जो भी हमारे सामने है, ये ओवैसी की राजनीति हमारे सामने है, ये तमाम लोग जो है, ये तब एक्स्ट्रा फील्डर जो होता है ना, फील्ड में आने वाला क्रिकेट के खेल में जो सब्स्टिट्यूट फील्डर होता है, ये सब्स्टिट्यूट फील्डर की भूमिका तब मजेदार बनेगी जबकि इनका खेल फंस रहा होगा। अगर खेल नहीं फंस रहा होगा, अगर नीतीश कुमार को ये दिखेगा कि हाँ भाई बीजेपी पलटी मारने की दशा में है, हमको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने के बाद भी उनकी सरकार कंफर्टेबली बन सकती है, तो नीतीश बाबू ठन गोपाल बैठे रह जाएंगे। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं, मेरे इधर से उधर जाने से और उधर से इधर आने से और ऐसा करने से और वैसा करने से मैं चीफ मिनिस्टर बना रह सकता हूं, तो वो निश्चित रूप से चीफ मिनिस्टर बने रहने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपका जो हेडर है, आज के थीम है, जो स्टोरी का जो स्टोरी टैग है, वो कि क्या आखिरी बार पलटी मारेंगे नीतीश? कोई दुनिया में ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि नहीं साहब ऐसा नहीं होगा। उल्टा हर व्यक्ति यही कहेगा, हो भी सकता है भाई। जी, तो ये दशा है बिहार की। अब मेन चीज ये है कि यहां से आगे, अब देखिए जैसे गिरफ्तारी की बात आपने रखी, गिरफ्तार आपको अपने अपोनेंट को कब करना पड़ता है? किस व्यक्ति की ये बात समझ में नहीं आ रही है? आप सिर्फ उसे तब गिरफ्तार कर रहे हैं जब आपको लग रहा है यही एकमात्र आखिरी चारा बचा है हमें अपनी लड़ाई को जीतने के लिए। और चुनाव आयोग के तो जैसा प्रशांत बता ही चुके कि चुनाव आयोग तो वाकई में कोई किसी के ए बी कहे, मैं तो इनको ए टीम ही कहता हूं बीजेपी की, कि वो तो उनसे तो किसी तरह के दीर्घकाल की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। उसके बावजूद अगर ये चुनाव महागठबंधन जीतता है तो वाकई में सुपर हिस्टोरिक चुनाव के रूप में इसे याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग भी इस चुनाव में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है। वो एम्पायर भी है, वो विकेट कीपर भी है, वो सारी भूमिकाएं निभा रहा है, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, सब कुछ है वो। तो ऐसी स्थिति में इस लिहाज से महागठबंधन के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। उनको बहुत बड़े अपोनेंट के साथ लड़ना है जिसमें कि चुनाव आयोग बैठा हुआ है। कुछ ऐसी माइथोलॉजिकल कहानियां हैं ना कि फलाने के रथ पे जो है वो हनुमान जी बैठे हुए और ऐसा वैसा, तो अभी उनका मैं जिक्र यहां नहीं कर रहा हूं। तो चुनाव आयोग जो है जिस तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा है और जिस तरीके से वो सारी की सारी निर्लज्जता दिखाते हुए अपना काम करने दे रहा है इन लोगों को, जो ये सियासी लोग हैं। और अन्यथा सोचिए भाई, मैं और आप चुनाव में आमने सामने हैं और आपको गिरफ्तार करवा देता हूं मैं, और मेरा ताल्लुक किससे है? मेरा ताल्लुक सत्ता तंत्र से है, बिल्कुल करीबी तंत्र से है। उसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं कि साहब आपके 4 उम्मीदवारों को मैं आज नॉमिनेशन नहीं फाइल करने दूंगा, वो चाहे झूठे हो या सच्चे हो, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन नहीं फाइल किया है। इसकी जो तोहमत, इसका जो कलंक है, वो किसके सिर जा रहा है? ये आगे चल के पता चलेगा ना, धीरे धीरे तो कलाई साफ होगी कि प्रशांत किशोर ने आज जो दावे किए हैं वो कितने सच्चे और झूठे हैं। क्या सूरत को दोहराया जा रहा है बिहार के अंदर, या प्रशांत किशोर खुद ही उनकी मिली भगत है? ये तो तस्वीर साफ होगी धीरे धीरे जी। लेकिन जैसे प्रशांत ने एक बात पॉइंट आउट की कि भाई ये कौन लोग हैं? ये अगड़ी जातियों के लोग हैं, और जहां पर उनको जो है वो महागठबंधन के लोगों को अपनी चुनौती देनी है, उनका वोट काटने में अपना योगदान देना है, वहां पर तो मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। तो कुछ एक चीजें आने वाले 2-4 दिनों में और साफ होगी। लेकिन इतना तय है, मेरी भी बहुत तरह के लोगों से बातचीत होती है, प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया मैनेजमेंट का खेल है। गोदी मीडिया में जैसा प्रशांत ने भी बताया कि बाकायदा इंस्ट्रक्शंस है प्रशांत किशोर को, बड़ा करो बड़ा करो बड़ा करो। अरे बड़ा क्यों करो? प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? ये गलतफहमी है बीजेपी के लोगों को कि वो प्रशांत किशोर जो है वो अगर हमारा कुछ वोट काटेंगे तो दूसरे का भी। मेरी समझ ये कहती है कि प्रशांत किशोर अगर वोट काटेंगे, जहां भी काटेंगे, जितना भी काटेंगे, उसका 80% कंपोनेंट एनडीए का वोट होगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, आई मे बी रॉन्ग एब्सोल्युटली, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मान लीजिए कि आप अपने ही वोट कटवाने का कोई खेल खेलना चाहते हैं, तो उसके पीछे आपका क्या दांव पेच है? क्या ऐसा है कि आपको लगता है कि ठीक है यार, अगर प्रशांत किशोर ने 5 सीटें जीत ली, 10 सीटें भी जीत ली, तो वो इनडायरेक्टली हमारे पास ही आएंगी? क्या एनडीए को इस बात का भरोसा है? क्या मोदी जी को और अमित शाह को इस बात का भरोसा है? निश्चित रूप से होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, वरना प्रशांत किशोर को वो निपटा देते। जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके सबसे महत्वपूर्ण नेता सम्राट चौधरी के खिलाफ बिगुल बजाया था, या जो भी पिटारा खोला था, जो भी कह ले आप, उसके बाद प्रशांत किशोर की खैर नहीं रहनी थी। हम और आपकी तो, हमारी और आपकी तो स्थिति यह है कि अगर हम लोग कुछ इस सत्ता तंत्र के खिलाफ बोलते हुए नजर आए तो पता नहीं हमें कब धर लिया जाए किस चीज पे।
तो प्रशांत किशोर इतने बड़े तुर्रम खा हो गए कि उनको छोड़ देगा कोई ऐसे ही? वो सिर्फ दिखाने की चीज है, जानबूझ करके किया जाने वाला काम है। ओके ठीक है, चलो तुम ये काम कर लो। आप देखिए ना, ओवैसी की बातें जिस तरीके से ओवैसी बीजेपी पे और मोदी पर हमला करते रहे, क्या कभी उन्हें बीजेपी ने टारगेट बनाया? टारगेट किसको बनाते हैं? ये चंगू मंगू लोगों को, क्योंकि वो चंगू मंगू लोग जमीनी स्तर पे आपसे मुकाबला करने के का ही हौसला दिखाते हैं, जबकि ये लोग जो बहुत बड़े पैमाने पर आपको चैलेंज कर रहे हैं, अगर आपकी रजामंदी इनसे नहीं है तो कैसे कर ले रहे हैं? मजाक है ये कतई नहीं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है इस बात पे कि प्रशांत किशोर जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक इंटेग्रिटी के साथ कर रहे हैं। मैं नहीं मानता, वो बकायदा बायस है, और बायस उनका सिर्फ और सिर्फ, अरे कल ही का उनका बयान में देख रहा था, कह रहे हैं मुकाबला सिर्फ एनडीए और जन स्वराज के बीच है। वाह भाई वाह, महागठबंधन को तो उन्होंने मुकाबले में ही कहीं नहीं माना। अब क्या शानदार समझ है उनकी भाई, और बहुत बड़े पोल एनालिस्ट बनते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि आप पोल एनालिस्ट बनकर के इतना बायस, इतना ओपिनिएटेड जो है वो आपकी राय हो जाएगी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जाहिर सी बात है कि आप वहां पर जो है सो उनकी बी टीम की तरह फंक्शन कर रहे हैं या सी टीम की तरह फंक्शन कर रहे हैं। जी राजीव, कुछ कह रहे थे आप? जी जी, नहीं चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सेकंड राउंड में आते हैं, उस पर और बात करेंगे। मुकेश जी, अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी चीज़ कि महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है? जो लगातार चर्चा हो रही है, कर लेते हैं हम भी चर्चा, सब तो कर ही रहे हैं, रात दिन महागठबंधन की ही बात हो रही है, एनडीए की तो कोई बात ही नहीं करता। एनडीए में सब बल्ले बल्ले, और जिसको देखिए वही कहता है कि एनडीए की ही सरकार बन रही है। एक नैरेटिव ये भी देखिए, आप लोग भी इस पर चर्चा कर सकते हैं हम लोग, कि अभी से इस नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि अरे छोड़ो, वहां सरकार तो एनडीए की ही बन रही, रिपीट हो रहे हैं। अमलेंदु जी। राजीव जी, एक तो देखिए महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, और ये ऐसे दिखाई पड़ता है कि आज ही कांग्रेस ने अपना एक कैंडिडेट वापस लिया लालगंज से, और 23 अक्टूबर तक का समय है, तब तक सब चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। जहां भी जो पेज फंसे हुए वो पेज निकाल दिए जाएंगे। तो ये मानकर चलिए कि बिल्कुल महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, और संयुक्त रैलियां भी होंगी, सब कुछ होगा। तो महागठबंधन की चर्चा हम लोग करेंगे भी, तो हम लोग यही चर्चा करेंगे कि भाई महागठबंधन में किस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, और क्या वहां मुद्दों के तौर पर एकजुटता है कि नहीं है। तो निश्चित तौर पर मुद्दों के तौर पर एकजुटता है सबके। एक तरह से कहा जाए जो मुद्दे हैं, मैनिफेस्टो भी जिसको आप कह सकते हैं, वो सब साझा एक तरीके से है। बड़ी घोषणा नहीं हुई हो, साझा घोषणा पत्र नहीं बना हो, लेकिन जिन मुद्दों की बात हो रही है वो मुद्दे साझा हैं और सब उस पर मिलकर बात कर रहे हैं। अब पप्पू यादव अगर कोई विनती कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं, तो पप्पू यादव पैसे कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर तो अभी भी बाहर ही हैं। और पप्पू यादव कुछ कहें या कोई कुछ कहे, तो उससे गठबंधन मुझे लगता है कि कोई ऐसा पड़ने वाला नहीं है किसी के भी कुछ कहने से। सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। पप्पू यादव नेगेटिव बात थोड़ी कर रहे हैं, पप्पू यादव नेगेटिव बात थोड़ी कर रहे हैं, पॉजिटिव कह रहे हैं कि वो तो अपील कर रहे हैं, गार्जियन कह रहे हैं वो लालू यादव को, लालू प्रसाद को गार्जियन कह रहे हैं कि आप हमारे गार्जियन हैं और गठबंधन धर्म का पालन कीजिए, यही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये रही कि कांग्रेस ने, एक मिनट सुनिए, आपने जो कहा कि कुछ नहीं है, पप्पू यादव ऑफिशियली अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी में। दूसरी चीज है कि वो उनको कैंडिडेट कांग्रेस बनाना चाहती थी पूर्णिया से, जब लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस नहीं बना पाई क्योंकि वहीं पर बीमा भारती को उतार दिया था लालू यादव ने, पहले ही बी फॉर्म दे दिए थे, सिंबल बांट दिया, बीमा भारती खड़ी हुई, इसलिए इनको, चूंकि इनका कार्यक्षेत्र भी, पप्पू यादव का कार्यक्षेत्र भी पूर्णिया है, पूर्णिया से ये जीत के आ गए, निर्दलीय जीत के आए, निर्दलीय हैं। लेकिन दूसरी बात यहां पे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को अपने 40 स्टार प्रचारकों में रखा है, तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक पप्पू यादव हैं, इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल राजीव जी, आपकी 100% बात सही है। पप्पू यादव कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जो बात पार्टी के फोरम पर कहनी चाहिए वो स्टार पर नहीं, स्टेज पर नहीं कहनी चाहिए, ये भी अंतर है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि पप्पू यादव जो विनती कर रहे हैं वो स्टेज से ना करके नेतृत्व जो है वो काम कर लेगा, ऊपर बात कर लेगा। क्योंकि पप्पू यादव के या किसी के भी स्टेज से इस तरीके से विनती करने से समीकरण तय नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए जो है, बाकी ठीक है, पप्पू यादव की अपनी कुछ बातें होंगी या किसी और की बातें होंगी, हम उसमें जाना भी नहीं चाहते कि किसका किससे क्या अदावत है क्या नहीं है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई सांसद जी हो, शेरो शायरी करते हो,
सबके किसी के कहने से, शेर व शायरी से गठबंधन तय नहीं हो जाया करते हैं। गठबंधन ऊपरी नेतृत्व तय करता है, वो आपस में बातचीत से तय होता है। अशोक गहलोत की भी बाइट आ गई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। वो अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सब कुछ ठीक है और एकजुट होकर ही महागठबंधन लड़ेगा 23 तारीख तक का, आप इंतजार कीजिए। तो ये तो राजीव जी वहां की बात है। अब राजीव जी, प्रशांत किशोर की जो अभी बीच में चर्चा चल रही थी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात प्रशांत किशोर की इसलिए कर ली जाए कि प्रशांत किशोर पे नजर ये रखनी है कि क्या प्रशांत किशोर 2020 के चिराग पासवान है बीजेपी के लिए। यानी प्रशांत किशोर जो है वो जहां जनता दल यू की सीटें हैं, उन सीटों पर बीजेपी के डमी जो है गठबंधन प्रशांत किशोर हैं। इस पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। जैसे जैसे चुनाव खुलता जाएगा, ये देखना होगा कि बीजेपी जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रशांत किशोर का किस तरीके से इस्तेमाल करती है। तो इसलिए ये बहुत निगाह बनाकर ये रखने की आवश्यकता होगी। क्योंकि एक बात तो राजीव जी तय है, जो दिख रहा है कि बीजेपी और जनता दल यू के संबंध अब जो है वो बहुत, एक तरह से कहा जाए कि कठिन मोड़ पर हैं। और चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी, अब ये तो चुनाव परिणाम आएगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन क्या ये खेल चल रहा है अभी भी कि नीतीश कुमार को किस तरीके से कमजोर किया जाए, कहाँ, तो बीजेपी इस खेल में मुब्तला है क्या, और प्रशांत किशोर का सहारा इसके लिए लिया जा रहा है। तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर मजबूती से क्या उन्हीं सीटों पर लड़ते हैं, उन्हीं 101 सीटों पर जहां नीतीश कुमार के लोग हैं, और बीजेपी वहां किसको समर्थन करती है। तो इस पर एक नजर बना के रखना मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। बाकी आने वाला समय बताएगा कि हाँ क्या चल रहा है। अब आखिरी बार नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। प्रशांत किशोर के बारे में एक ही बात मैं बोलना चाहता हूं, माफी चाहूंगा, जोड़ना चाहता हूं इसमें आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए। बिहार का चुनाव 2020 का आपको याद होगा अमलेंदु जी, जिसमें सीमांचल से 5 सीटें जीतकर AIMIM आई थी, यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो 5 सीटें सीमांचल में जीतकर आई थी। उसके बाद बड़ी उम्मीद थी भाजपा को कि इतनी ही मदद, जितनी मदद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भाजपा के लिए बिहार में कर डाली, उतनी ही मदद वो इसके बाद वाले चुनाव यानी पश्चिम बंगाल के चुनाव में कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। तो असदुद्दीन ओवैसी बंगाल वाले यानी AIMIM बंगाल वाली पार्टी वो जनसुराज बनने वाली है बिहार में, आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं कर पाएगी। धरातल पे ये है कि कुछ नहीं कर पाएगी, ना मदद कर पाएगी, ना वोट कटुआ बन पाएगी। नहीं, वोट कटुआ मदद की बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ ध्यान रखना है कि क्या वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। कर तो कुछ नहीं पाए थे, चिराग पासवान भी 135 सीटों पर लड़े थे, 1 सीट जीते थे, लेकिन नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा दिया था। तो क्या उस नुकसान पहुंचाने के लिए ही प्रशांत किशोर का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है और इसके स्रोत क्या है, इसकी कहीं से कोई जांच नहीं हो रही है। चुनाव आयोग भी नहीं पूछ रहा है कि ये वैनिटी वैन जो चल रही है ये कहां से आ रही है, क्या सब चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं राजीव जी, ईडी भी अभी तक नहीं पूछ पाई है कि प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा कहां से आया खर्च करने के लिए। तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बार ओवैसी का ही इस्तेमाल किया जाए, नए तरीके भी आजमाए जाते हैं। क्योंकि पोल खुल चुकी है कि ओवैसी किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं और चिराग पासवान किस तरीके से इस्तेमाल किए गए थे, तो चलो अब किसी दूसरा दांव आजमाया जाए। तो ये प्रयोग है, संयोग नहीं है, प्रयोग बहुत सारे हैं। तो एक प्रयोग के तौर पर मैंने कहा कि चिराग पे इनको प्रशांत किशोर पर नजर रखनी। जी जी जी, चलिए नजर रखनी तो पड़ेगी, और हम लोग विश्लेषण करते हैं तो हम लोगों को तो ज्यादा रखनी पड़ेगी, बाकी पार्टियां रखें ना रखें। प्रफुल्ल जी सही कह रहा हूं, हम लोगों को तो रखना ही होगा। धरातल पे चल क्या रहा है, कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों पे लड़ रही है, क्या लगता है जो राहुल गांधी ने कहा है कि हमको स्ट्राइक रेट चाहिए, अच्छा स्ट्राइक रेट चाहिए। पिछली दफा 70 सीटों पे लड़ के 2020 में कांग्रेस मात्र 19 सीटें जीत के आई थी। इस बार कांग्रेस चाहती है कि 50 सीटें जीत के आए। आपको लगता है, ये तस्वीर देखिए, ये ज्यादा पुरानी तस्वीर नहीं है जो आपके बगल में विंडो में चल रही है तस्वीर। राहुल गांधी बाइक चला रहे हैं, उनके बगल में उधर तेजस्वी यादव भी चला रहे हैं। माहौल बिल्कुल राहुलमय हो गया था, और फिर अभी 2-4 दिनों में ऐसे ही माहौल देखेंगे बिहार में, सब कुछ परिवर्तित। जी मुझे लगता है सर कि इतनी सीट तो नहीं, लेकिन 33, 34, 30, 35 के भीतर में कांग्रेस इस बार सीट जीत पाएगी। डबल तो आप ले ही रहे हैं ना,
डबल तो जी, कर ही दिए ये- ना, 19 से आप 35 तक ले आए, मतलब 38 ही चाहिए डबल के लिए। जी जी, ये स्टैग रेट रहेगा। और ये स्टैग रेट क्यों रहेगा, ये मैं उसका थोड़ा सा विश्लेषण करता जी हूँ। जी। देखिए, जन सुराज पार्टी जो है, प्रशांत किशोर जी जो है, उनकी राजनीति जो है, इसमें भी बिहार की चुनावी राजनीति में वो डस्ट क्लाउड की तरह है। डस्ट क्लाउड वो होता है जिसमें पानी नहीं होता है, सिर्फ बादल बादल जैसा लगता है। तो वो डस्ट क्लाउड की तरह चुनावी राजनीति में संभावनाओं की झलक दिखा रहे हैं, लेकिन संभावनाएं हैं नहीं। वो चिराग पासवान नहीं हो सकते हैं। इसलिए नहीं हो सकते हैं कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार जी को क्षति इसलिए पहुंचाने में सक्षम हुए वो, क्योंकि ईबीसी बोर्ड जो इनका नीतीश कुमार जी का बुनियादी आधार है, उसमें उन्होंने सेंध लगाई। और ये जो प्रशांत किशोर अगर कुछ वोट लाएंगे भी, तो ये ईबीसी से इनको समर्थन नहीं है, ये इनका समर्थक नहीं है, इसलिए इसका वोट काटेंगे। वो जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर की जो ट्रांसफरेबिलिटी थी नीतीश कुमार की तरफ, जेडीयू की तरफ, उसको रोक पाएंगे, उसको रोक देंगे। और इस तरह से क्षतिग्रस्त तो कर सकते हैं, लेकिन वह एनडीए की ही क्षति हो जाएगी, जैसा कि रामविलास पासवान जो इनका चिराग पासवान की पार्टी है, उसने किया था। लेकिन ये अगर अमरेंद्र सर जैसा कह रहे थे कि फिर भी वो हो पाएंगे, ऐसा मुश्किल है। ऐसा इसलिए मुश्किल है कि उनको वोट देने वाले लोग ये जानते हैं कि उनको अगर वोट नहीं देना, जेडीयू को वोट नहीं देना, उनके लिए एक फांस बन सकता है। तो प्रशांत किशोर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के खुद गले की भी फांस बन सकती है उनका, और वह चिराग मॉडल नहीं हो सकते हैं। ये तो मुझे नहीं लगता है कि हो पाएंगे, और इससे बल्कि इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। रही बात कि खर्चा कहाँ से लाते हैं, अमरिंदर सर ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यह सवाल अगर पूछा जाना है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना है। हम जानते हैं कि उनके पास मुकम्मल जवाब होगा वो कहाँ से लाते हैं, लेकिन कोई पूछ कर तो देखे, चुनाव आयोग उनको पूछे पहले, और फिर जन स्वराज पार्टी से या कांग्रेस से या किसी और से पूछे वो धन कहाँ से लाते हैं। तो चुनाव आयोग की भूमिका तो बिल्कुल सही है। मुकेश सर कह रहे थे जैसे महाभारत के समय में हुआ था, झंडे पर लोग बैठ जाते थे, बड़े बड़ी योद्धा, वो युद्ध में सीधे शामिल नहीं भी होते थे। वो महाभारत की यही खासियत है कि उसके कई महत्वपूर्ण योद्धा युद्ध में शामिल नहीं थे, लेकिन युद्ध को प्रभावित कर रहे थे, उत्प्रेरक की तरह, कैटलिस्ट की तरह। और हम जानते हैं वो चाहे वो वीर हनुमान हो या श्री कृष्ण हो, तो सीधे शामिल नहीं थे, लेकिन युद्ध को प्रभावित कर रहे थे। तो बिहार की राजनीति इस समय में काफी दिलचस्प मोड़ पर है। एक बात जरूर है, कांग्रेस की तरफ से लोगों को बात उठाई जा रही है कि महागठबंधन में कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे में अपने सामाजिक न्याय के संतुलन को, सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को सीटों के बंटवारे में नहीं दिखलाया है, क्योंकि वहां पर जैसा कि आप भी चर्चा कर रहे थे, एक जाति विशेष भूमिहारों को टिकट अधिक मिला है, और ऐसा लोग कह रहे हैं उनको जितनी सीटें मिली है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार से महागठबंधन में भी एक जो समस्या है, अमरेंदु सर उधर इशारा करते करते रह गए, मैं उसे पूरा करता हूं, और वो ये है कि आरजेडी को जिस तरह से पप्पू यादव जी ने उनसे कहा है कि आप सामाजिक न्याय का इंजन तो लालू प्रसाद यादव थे, लेकिन अपनी ही जाति के अधिकांश उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दे दिया है, तो छोटी जातियों में छोटी जातियों से मतलब है कम संख्यक जातियों के पार्टियों में, दलों में, नेताओं में यह मैसेज सही ढंग से नहीं जा रहा है। ये मैसेज बहुत लड़खड़ाता हुआ जा रहा है कि उनके सामाजिक न्याय के, उनके सामाजिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, और राष्ट्रीय जनता दल के जो दबंगई, उनके जो दबंगई की जो राजनीति रही है, कहीं ना कहीं उसका इतिहास रहा है, ऐसा उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। उसके दबाव में उनको नहीं लाया जाएगा, तो इसका संकेत जो है सो दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने जो टिकट दिया है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि सीटों के बंटवारे में सामाजिक न्याय का ख्याल रखा गया कि नहीं रखा गया, इसे पार्टी के स्तर पर नहीं देख करके गठबंधन के स्तर पर देखा जाना चाहिए। और राहुल गांधी या कांग्रेस ने यह जो सीटों के बंटवारे में एक असंतुलन की स्थिति दिखती है, वह गठबंधन में सामाजिक न्याय की मांग को संतुलित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसा आरजेडी का मुख्य फॉर्मूला MY समीकरण रहा है, आप जानते हैं, MY मुस्लिम और यादव, 51 यादवों को और 19 मुसलमानों को, यानी 70 सीटें MY के बीच, यानी 50% लगभग 49% सीटें इन्होंने MY इनके बीच बांटा है। और जो इनका, क्योंकि हर पार्टी
और खासकर क्षेत्रीय पार्टियों का अपना जातिगत आधार है और जातिगत समीकरण है। उस हिसाब से तो 50% ये हो गया। उसके बाद बाकी बची हुई जो आधी सीटें हैं उसमें सामान्य वर्ग को 14 सीटें और कुशवाहा जाति से आने वाले 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 11, 14 इधर और भी हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब हैं। दलितों को भी इन्होंने और अति पिछड़ा वर्ग को भी ठीक ठाक सीटें दी हैं और सुरक्षित सीटों पर दलित उम्मीदवारों को भी मौका मिला है। तो एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन आरजेडी ने, ये मैं जहां तक समझ पाया हूं, आरजेडी का और कांग्रेस का बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। और जब आप गठबंधन में लड़ रहे हैं तो आप पूरे गठबंधन को 243 सीटों के हिसाब से भी देखेंगे, उस हिसाब से भी एक शानदार कॉम्बिनेशन के साथ महागठबंधन उतरा है। हम लोग जब मैदान में उतरेंगे प्रफुल्ल जी, जब बिहार के मैदान में हम रिपोर्टिंग के लिए उतरेंगे तो हम इन चीज़ों को और नज़दीक से देखकर जनता तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 23 तारीख बीत जाए, जो परसों है, वो ताकि एक फाइनल लिस्ट सामने आ जाए। जैसा अमलिंदु जी कह रहे थे कि अशोक गहलोत ने कहा है कि 23 तारीख के बाद देखिए, गठबंधन जो है बहुत मजबूती के साथ आज भी है और कल भी लड़ेगा इस चुनाव में। तो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आपको अपना आधार, जनाधार तो देखना होगा ना। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ रहा है, कोई दल लड़ेगा, तो वो ये तो देखेगा कि उत्तर प्रदेश में हमारा जनाधार कितना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने आप को विड्रॉ किया, तो क्यों विड्रॉ किया, ये तो समझना होगा ना। तो उस आधार पे मुझे लगता है कि 70 सीटों को मुस्लिम और यादवों के बीच बांटना ये अच्छी बात है, इसमें कोई। लेकिन प्रशांत जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। सीटों के बंटवारे में अलग अलग सबकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन अब बीजेपी ने 21 राजपूत को और 16 भूमियारों को टिकट दिया है बीजेपी ने। और बीजेपी का जो वोट बैंक है अगड़ों का खासकर है। उसके अलावा दलित में आप खुद ही कह रहे थे कि दलित वोटर्स में इस बार कांग्रेस ने सेंधमारी कर ली है। मुसलमानों में, मुस्लिम बहुत हद तक 95%, 96, 98, 99% तक मुसलमान बीजेपी की तरफ नहीं जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। एक वर्ग है इन सब के बीच, अगर जाति छोड़ दी जाए तो एक वर्ग जिसके बारे में लगातार हम लोग चर्चा और इसको और धरातल पे हम देखेंगे, वो है माफी चाहूँगा महिलाएं। और महिलाओं को लेकर अभी आप बात कर भी रहे थे, क्योंकि महिला अपने आप में एक अलग जाति तैयार कर ली है कांग्रेस बीजेपी ने। वोट बैंक महिलाओं का तैयार किया है, चाहे मध्य प्रदेश की बात आप करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, या चाहे आप इधर आइए। इस वर्ग को झारखंड में बीजेपी नहीं खींच पाई, क्योंकि उस समय आप याद कीजिए कि कल्पना सोरेन ने शानदार काम किया था। हम लोगों ने कल्पना सोरेन का इंटरव्यू किया था और हम लोग कुछ सभाओं को हम लोगों ने कवर किया था प्रशांत जी। अब बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है, चूंकि आप बिहार से लौट के आए हैं, महिला वर्ग और उसके अलावा अगर जाति आधारित जो कॉम्बिनेशन है उसको देखा जाए तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष। अनम्यूट कीजिए। निश्चित तौर पे महिलाओं को नीतीश कुमार ने एड्रेस किया है, लेकिन उनकी कंस्टिट्यूंसी में कहीं कोई कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दी। तभी आखिरी वक्त में 10,000 रुपए का बैंक ट्रांसफर उनको किया गया, जिसको अमित शाह कह रहे हैं कि वो सीट कैपिटल है लोन का। अब ये बड़ा एक वो पेच है इसमें कि वो सीट कैपिटल लोन का है, तो क्या ये वापस होना है कि ये सीट कैपिटल है, ये भी आना बाकी है। तो कहीं कॉन्फिडेंस में कमी थी, तब ये ऐसा फैसला हुआ है। दूसरी बात देखिए राजीव जी, वहां पे महिला वोटर और युवा तो बड़ा किरदार रोल प्ले करेंगे। युवाओं को हम लोगों को अंडर प्ले नहीं करना चाहिए। युवा इस वक्त बिहार का बहुत गुस्से में है और बिहार का युवा तमाम कंपटीशन देता है, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता है, और वो भुक्तभोगी है पेपर लीक का, वो भुक्तभोगी है लाठीचार्ज का, वो भुक्तभोगी है बेरोजगारी का। तो ये युवा भी वहां पे एक बड़ा वर्ग जो है नया बन गया है, जो कि एसेट कर रहा है, जिसको अभी जेन जी कहा जा रहा है। तो जेन जी क्या करता है, इस पे भी हम लोगों को देखना पड़ेगा।
तो बिहार का चुनाव देखिए, मैं जो जिस तरह से देख रहा हूँ कि ये जो सीटों का गठबंधन का मामला है, अब ये चैप्टर मेरे हिसाब से ओवर हो चुका है। एक बात, दूसरी चीज की वो कोई, मान लीजिए कि मैं किसी एक कंस्टिट्यूंसी का मतदाता हूँ, मान लीजिए कि मैं मुजफ्फरपुर का मतदाता हूँ, तो मैं 300 किलोमीटर दूर किसको टिकट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, कौन लड़ रहा है, मुझसे क्या मतलब। जी। मेरी सीट पे क्या हो रहा है ये मैं देखूंगा। तो इसलिए अधिकांश सीटों पे तो कंफ्यूजन नहीं है। तो ये अब इससे चीजें आगे निकल गई। अब वो नैरेटिव का मामला है कि बिहार को कौन क्या रोड मैप दे रहा है, नया बिहार बनाने के वादे कौन कर रहा है। और बिहार का हम लोग ऐतिहासिक रूप से जानते हैं राजीव जी कि वहां पे हमेशा मंडल ने कमंडल को हराया है। जी। और इस बार भी अगर वो सांप्रदायिक राजनीति मोदी साहब लेके जा रहे हैं वहां पे, मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये तीनों लोग वहां गए और उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे ही अपना प्रचार को केंद्रित किया है। वो बिहार के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, वो बिहार के भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, वो युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो घुसपैठिए पर केंद्रित हैं। घुसपैठिए लालू प्रसाद यादव ने 25 साल पहले क्या नहीं किया था उस पे, या कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया था, क्या नहीं किया था। वो नीतीश कुमार के 20 साल की उपलब्धियों पे उनका प्रचार नहीं है, उनका भविष्य के किसी योजना में प्रचार नहीं है। तो बिहार में जब भी आप लोगों से बात करेंगे तो बिहार के लोग चिंतित है अपने भविष्य के बारे में। अपने भविष्य का मतलब कि अपने राज्य के भविष्य के बारे में भी चिंतित है। ये रोड मैप जो है उनको देना है। कांग्रेस के पास इस वक्त सोशल जस्टिस वाले तमाम नए नेता आ चुके हैं और उनको बजाय कि एआईसीसी में उनको कांग्रेस में शामिल करवाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको बिहार में लगाना चाहिए। ऐसे एक नेता हमारे पैनलिस्ट भी थे, प्रोफेसर रविकांत। तमाम इस तरीके के नए नेता कांग्रेस के पास आ गए हैं। जिग्नेश मेवानी गुजरात के हैं, तमाम लोग हैं जिनको बिहार में दिखना चाहिए, ताकि वो एक जो सामाजिक न्याय वाला विमर्श है वो ही चलेगा बिहार में। उसको कितनी मजबूती से महागठबंधन ले जाता है उस पर डिपेंड करता है। और एक आखिरी बात प्रशांत किशोर की, क्योंकि चर्चा हो रही तो मैं बोल रहा हूँ कि उनकी सीटें जब देखिए, उन्होंने लगभग 106 शायद उन्होंने नाम अनाउंस कर दिए हैं। अब उस 106 में आप देखिए कि 31 जो है वो ईबीसी के हैं और 21 ओबीसी के और 21 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। कुल मिला के ये 73 कैंडिडेट हैं जो महागठबंधन के लिए खड़े किए गए। प्रशांत किशोर कभी भी सामाजिक न्याय का विमर्श के लिए नहीं जाने जाते। मुस्लिम समाज जिस तरीके से हेट पे, नफरत पे जिस प्रताड़ित है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लिंचिंग हो रही है, उस पर प्रशांत किशोर कभी नहीं बोलते। लेकिन 21 मुस्लिम कैंडिडेट दिए उन्होंने जातिवाद जनगणना का विरोध किया था, लेकिन उन्होंने ईबीसी भी दिए हैं और 21 जो है वो ओबीसी भी दिए हैं। तो ये जो उनकी लिस्ट है पूरी, जो विथड्रॉ नहीं हो रहे हैं, जिनके ऊपर विथड्रॉ का कोई दबाव नहीं है, वो है कि जो महागठबंधन को चैलेंज कर रहे हैं। मैं इसको कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं मानता हूँ। और अगर आज से 20 साल 15 साल पहले के चुनाव को अगर आप देखिएगा तो बैलेट पेपर के ज़माने के चुनाव अगर याद हो तो 1.5 फुट लंबा बैलेट पेपर होता था, 25-30 उसमें निर्दलीय होते थे। अब एक ईवीएम 16 कैंडिडेट ले सकती मैक्सिमम, और अधिकांश पोलिंग बूथ पे आप देखिएगा कि एक ही ईवीएम होती, 2 नहीं होती है, यानी 16 के अंदर ही सब हो जाता है। तो अब निर्दलियों ने लड़ना कम कर दिया है और निर्दलियों की जगह जो है ये छोटी पार्टियां आ गई हैं, प्रशांत किशोर जैसी, ये नए निर्दलीय हैं।
तो निर्दलीय कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत एक आध दो सीटें ऐसी होती थी जो निर्दलीय समीकरण बिगाड़ता था, लेकिन पूरे राज्य का समीकरण निर्दलीय बिगाड़ दे ये संभव नहीं था। तो ये ओवैसी की पार्टी या प्रशांत किशोर की पार्टी ये नए निर्दलीय हैं। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप मुकेश जी इस पे? ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नए निर्दलीय हैं, ये बिल्कुल नया शब्द है। और बाकायदा है, वैसे तो ये लोग बाकायदा भाई अपनी उनकी पार्टियां हैं और पार्टियां रजिस्टर्ड है, वो उनका वैधानिक स्वरूप है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रशांत की ये बात बहुत दमदार है, और यही बात आने वाले दिनों में जो है ना, वो स्टोरी पे देखिएगा आप, सारे के सारे जितनी भी कवरेज है, किसी भी तरह की कवरेज हो, गोदी मीडिया की हो, गैर, यानी आपके पास रोड मैप क्या है, वही सेंटर स्टेज पे आएगा आने वाले दिनों में, वही सेंटर स्टेज पे आएगा, वही चुनाव प्रचार की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ये चाहे जितना कह लें, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है बीजेपी वाले खेमे के लिए, प्रधानमंत्री अमित शाह या नीतीश बाबू या अन्य लोगों के लिए जो भी उस खेमे में हैं, कि आप बात किसकी कर रहे हो। कांग्रेस का जो भी फेलियर है, 35 साल इनका राज रहा है, आरजेडी और नीतीश बाबू 20 साल। और कल्पना कीजिए 35 साल पहले कौन व्यक्ति ऐसा था, कितने लोग आपके राज्य की आबादी के ऐसे थे जो 35 साल पहले का कांग्रेस का जमाना याद कर सकते हैं। बहुत कम लोग हैं। हम लोग तो पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, हम लोगों को फिर भी बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन वो वोटर ही नहीं है। तो कांग्रेस का चैलेंज बिल्कुल डिफरेंट है। कांग्रेस के पास अभी अपने आप को जो प्रोजेक्ट करने का उनके पास बेस है, वो ये है, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी लीडरशिप क्या है, हम कहां जो है वो देश और राज्य और विकास के, मतलब हमारा विकास का मॉडल क्या है। और वो चीज ऐसी है जो बहुत सारी चीजें कांग्रेस के पास है, लेकिन एक तरफ आपके पास उन मुद्दों की ताकत है, उन विचारधारा की ताकत है, पर संगठन की ताकत उतनी स्ट्रांग नहीं है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो कांग्रेस की वीकनेस है। पर हां, संगठन चुनाव के समय ही मजबूत होते हैं, किसी भी पार्टी के हों। तो वो उस लिहाज से कि क्या कांग्रेस पार्टी बिहार के चुनाव के माध्यम से अपने संगठन में भी एक नई जान फूंकने में सफल होगी, वो दोनों चीजें पैरेलल होंगी। अगर अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जैसा प्रफुल्ल जी कह रहे हैं, मान लीजिए कि आप 38 सीटें या 35 सीटें जीतने के दरमियान पहुंच जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगी। और ये परफॉर्मेंस तभी हो पाएगी जब आप नतीजे आने से पहले अपने संगठन की जो कमजोरियां हैं उन पर काफी हद तक काबू पा चुके होंगे, वरना ये आ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। यानी चुनाव एक तरफ कैंडिडेट, दूसरी तरफ पार्टी और तीसरी तरफ वो रियल वर्कर, वहां पे चुनाव होता है सही मायने में। रियल वर्कर वो जो लोकली मोटिवेट करता है लोगों को, चलो वोट देना है, जो पोलिंग एजेंट के रूप में काम करता है, जो काउंटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ये वो लोग हैं जो रियल वर्कर हैं, जो सही मायने में चुनाव के नतीजे पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग रही है, अभी तक बहुत सारे चुनाव मैंने भी कवर किए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही चीज दूसरी तरफ देखिए कि इस समय बीजेपी के पास या एनडीए के पास पैसे का अंबार है। उनका ऑब्जेक्टिव यह है कि चाहे जो हो जाए, बिहार का चुनाव जीतना, चाहे जो का मतलब चाहे जो, हम और आप जो इमेजिन नहीं कर सकते उसके बियॉन्ड भी चाहे जो है उनका। उसमें मनी पावर बहुत बड़ी चीज है। मसल पावर के रूप में आपने गिरफ्तारियों वाली बातें की ही है। आप देखिए चुनाव से पहले जो है वो चार्जशीट फाइल करवाई गई, 15 साल तक वो मामला ऐसे पड़ा हुआ था, लेकिन अब फाइल हुई। ये कई एक चीजें हैं, ये सारे के सारे हथकंडे वो लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ चुनाव आयोग तो है ही। अब इसके बाद भी अगर वो चुनाव हार गए तो आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति हो सकती है, क्या होगा वहां क्या होगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, या वहां जो खलबली का स्तर होगा वो कैसा होगा। यानी क्या वहां इस चीज की तैयारी नहीं चल रही होगी कि चुनाव का नतीजा आने दो, उसके बाद किस किस पार्टी को तोड़ना है, कितना पैसा वहां पहले से पहुंचाना है, पहुंचा दो, कहां कौन से रिजॉर्ट बुक कराने हैं करा दो। ये सब कुछ हो रहा होगा पैरेलली। उनके यहाँ की मशीनरी इसी ढंग से फंक्शन करती है। ये बहुत सारी चीजों पे एक साथ काम हो रहा होगा, तो उसका वो भी खेल हमारे सामने आने लगेगा। देखिएगा थोड़े दिनों में हमें उस तरह की चीजें भी मिलेंगी।
निश्चित रूप से ये चुनाव, बिहार का चुनाव फेयर नहीं होने जा रहा। मेरा ये फर्म बिलीफ है, मेरी ये फर्म अंडरस्टैंडिंग है कि बिहार का चुनाव लेवल प्लेइंग फील्ड के नियमों के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो महागठबंधन है उसके सामने जो चुनौती है वो कई गुना है। अगर आपको हवा की विपरीत दिशा में चलना है तो जाहिर सी बात है कि आप में बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, आपका जो है वो बहुत ज्यादा, आपके इंजन में पावर चाहिए, आपको ज्यादा फ्यूल लगेगा। तो वो तमाम चीजें महागठबंधन के लिए चैलेंज है। महागठबंधन के पक्ष में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो बातें उनके पक्ष में कमजोर हैं, हल्की हैं, उसमें ये बातें हैं, ये मसल पावर, ये मनी पावर, ये जो चुनाव आयोग का खेल है, अचानक कुछ भी कर देना, कहीं से भी कर दे, इसको हमें छोटा नहीं मानना चाहिए, ये बहुत बड़ा होता है। हम लोगों के नजर में तो 2-4-5% चीजें आ पाती हैं, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा होता है। वरना बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी बन गई है ऐसे थोड़ी बन गई है, असली खेल इसी चीज का है। तो ये चीजें अभी इससे कैसे जूझेगी? जैसे फर्ज कीजिए हम लोगों ने जितनी चीजें SIR की देखी, हम लोगों को जो भी अंडरस्टैंडिंग है कि अभी जमीन पे वो कमजोरियां मौजूद हैं, तो भैया उन कमजोरियों का मुकाबला कौन करेगा? महागठबंधन के वही कार्यकर्ता करेंगे, बूथ लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, कस्बे के लेवल पे, जो कि सच हकीकत को जानते हैं। हम और आप नहीं उसका मुकाबला कर पाएंगे। तो कैसे उसको चैनलाइज करना है, ये चैलेंज होगा और बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो बिहार के चुनाव में अभी ऐसी कई खूबसूरत चीजें हम लोगों को, जो लोकतांत्रिक है अपने आप में, वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। उसका गंदा शेड भी देखने को मिलेगा, उसका ब्राइट शेड भी देखने को मिलेगा, और यहीं से बिहार के नए बिहार की बुनियाद बनेगी। ये भी जान रखिए, जैसे कई बार कहते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन होता है वॉर में, उस डिस्ट्रक्शन के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है समाज में। जो समाज भी वार से गुजरते हैं कि हमें पुनर्निर्माण करना है। हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मौजूद है। सेम उसी तरह की दशा पे खड़ा हुआ है बिहार। अब इससे नीचे कहां गिर जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक चीज ऐसी है जो नीतीश कुमार के शासन में विजिबल दिखती है, वो है सड़कों की बेहतर स्थिति। इसमें कोई दो राय नहीं, इसका क्रेडिट उनका बनता है। लेकिन सड़कों के साथ साथ और भी कई चैलेंजेस हैं। उन मोर्चों पर आपने क्या किया? मिसाल के तौर पे आपने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कुछ सराहनीय काम किया है, लेकिन वो कितना सराहनीय है और उसके लिए आपको कितना एडवांटेज दिया जा सकता है या मिलना चाहिए? महिला सशक्तिकरण किया आपने, लेकिन युवाओं को आपने कैसी स्थिति में ढकेल दिया है? और वो कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। उन युवाओं से जुड़ी हुई परीक्षाओं के तंत्र का आपने सत्यानाश कर दिया। पलायन का सबसे ज्यादा जो है दंश कौन झेलता है? या युवा झेलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें, और युवाओं की आबादी क्या छोटी है, खूब बड़ी है। तो जेन जी का इंपैक्ट भी हमें यहां बिहार में दिखाई देगा, जिसकी बात अभी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये 3, 4, 5 चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी सत्ता तंत्र की तरफ से जो उनकी मसल पावर है उसका मजा देखना, कैश पावर, मनी की पावर का देखना। अभी बात हुई ना प्रशांत किशोर की, ऐसा कहां से आ रहा है जी? ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पीछे से पैसा भेजने वाले हैं, जो चहेते लोग हैं, कहां से आता है पैसा? यहीं से आता है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड के तरीके ब्लैक एंड व्हाइट में तो आ नहीं सकता, तो दूसरे तरीके से आता है, तीसरे तरीके से आता है। सब जानते हैं इस बात को। अन्य पार्टियों का भी आता है, लेकिन अन्य पार्टियों की हवा खिसकी रहती है। आज आप विपक्षी पार्टी के हो, आपको 5 लाख रुपए लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो जाना है कितनी तिकड़म लगाएंगे, लेकिन आप सत्तारूढ़ पार्टी के व्यक्ति हैं, आपको सत्तारूढ़ पार्टी के लिए 50 लाख लेके जाना तो आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आप बिल्कुल बिंदास जाएंगे। इस तरह की चीजें होती हैं चुनाव में, और इसका सामना करना पड़ता है हर पार्टी को। आप देखिए, मोदी के ताकतवर बनने के बाद, बीजेपी के इतने स्ट्रांग बनने के बाद कौन कौन से राज्य छीन पाए हैं? एक आपके पास है तेलंगाना, एक है आपके पास कर्नाटक, एक है आपके पास हिमाचल प्रदेश, राइट? जम्मू कश्मीर को चाहे तो हम लोग जोड़ लें, अगर बहुत लिबरल होना चाहते हैं तो। छीन तो नहीं पाए ना। अब झारखंड छीना है तो झारखंड में कांग्रेसियों ने नहीं छीना है, और झारखंड में मुख्य भूमिका जो है वो जेएमएम की रही है छीनने में बीजेपी से। तो एक तरफ तो हमारे सामने ये स्थिति, ये जो सारा कॉम्बिनेशन परमेंटेशन है, यानी कितनी स्ट्रांग पावर होगी तब आप इनको हरा पाएंगे। बहुत बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं ये, अपने राजनीतिक काम से कम बल्कि इन ताकत से ज्यादा बैठे। अब आप सोच के देखिए कि क्या बीजेपी को कहीं इस बात की दिक्कत होगी? वो 2-2 हजार रुपए देते हैं पोलिंग एजेंट के को, 2-2 हजार रुपए। कल्पना कीजिए कितने बूथ हैं सब में ये, और ये ब्लैक एंड व्हाइट में दिया जा रहा है, ये कोई ऐसा नहीं कि छिपा के दिया जा रहा है।
आपने इस तरह का- बढ़िया उदाहरण दिया मुकेश जी, आपने झारखंड का। और जिस समय हरियाणा में आंधी आई थी इनकी बीजेपी की, महाराष्ट्र में आंधी आई, झारखंड लेकिन नहीं लेके जा पाई ना बीजेपी, क्योंकि झारखंड जी। में बहुत मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति Exactly. मोर्चा, आप कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जी। काफी मजबूती के साथ लड़ा था। कल्पना सोरेन ने काफी मेहनत की थी और बिल्कुल। हेमंत सोरेन ने भी की थी मेहनत। कांग्रेस जी। का जो पुराना रिकॉर्ड था, कांग्रेस ने उसको बरकरार रखा। पुरानी सीटें कांग्रेस ने बरकरार रखी, 16 की 16 सीटें जीत के कांग्रेस लेके आई। ऐसे ही बिहार में भी ऐसा नहीं है कि 2-2 हज़ार रुपये दीजिए कि 10-10 हज़ार रुपये दीजिए। अगर मजबूती के साथ विपक्ष यहाँ चुनाव लड़ता है, और खासकर इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी आरजेडी की। आरजेडी निश्चित रूप से आरजेडी अगर ढंग से चुनाव लड़ती है तो राहुल गांधी ने तो एक लहर बना दी है। राहुल गांधी ने उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को धरातल तक पहुंचाना चाहिए था कि आपके वोटों की चोरी होती है, ये पहुंचा दिया है। अब इसके बाद अब संविधान, हम लोग इसी चर्चा में हमारे शायद प्रफुल्ल जी ही कह रहे थे कि एक वक्त था, आज की बात नहीं है, पुरानी बात हो गई, कि जब संविधान को लेकर, या प्रशांत जी कह रहे थे संविधान को लेकर कोई चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन संविधान इतना बड़ा मुद्दा बन गया। और देखिए संविधान के ही एक उसी दम पे बीजेपी 240 पे सिमट गई। बिल्कुल लोकसभा चुनाव की बात, निश्चित रूप से निश्चित रूप से आप जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी भी राजीव गांधी ने जिस वोट चोरी को, भले ही दूसरे लोग कहें वोट चोरी का मुद्दा छिप गया, खत्म हो गया, अरे वोट चोरी के मुद्दे से ही तो पूरी की पूरी गैल्वेनाइज हो गई बिहार की पॉलिटिक्स। कैसे हुई, क्या किया गया ऐसा, यही तो वो चीज थी। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स है और ये हमें अभी दिखाई देंगे। अभी अच्छा एक बात और है राजीव, हमको आपको अभी इस बात की ठोस जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी ने जो अपना वो जो हाइड्रोजन बम की बात की थी वो अभी कितनी दूर है। ऐसा नहीं है कि वो वहां उनके तर्कस में कुछ भी नहीं है वहां भी। लेकिन ये मान लेना कि नहीं साहब, तमाम अच्छी चीजें महागठबंधन की फेवर में तमाम अच्छी चीजें हैं, लेकिन जो कमजोर चीजें हैं वो वहां सत्ता पक्ष का खेल बहुत बड़ा है, बहुत मतलब आप समझ लीजिए कि सारी तिकड़म, सारे कमीनेपन से भरा हुआ खेल है। वो किसको कब खरीद लेंगे, कब किसको बैठा देंगे, कब किसको धमका देंगे, कब क्या कर देंगे, किसी को नहीं पता। वो किसी भी स्टेज तक जा सकते हैं और उसकी तैयारी, अगर उससे जूझने की तैयारी महागठबंधन के पास है तो निश्चित रूप से महागठबंधन बहुत बढ़िया मैंडेट लेके आएगी। ये भी जान लीजिए, कोई नेक टू नेक जैसा नहीं रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं, अभी बहुत कुछ, बिहार का चुनाव जो है वो ओपन है, बिल्कुल ओपन है। 23 तारीख के बाद से पूरी लिस्ट सामने रहेगी, कौन कहां से लड़ रहा है, किस दल से, किस पार्टी से लड़ रहा है, उन तमाम कैंडिडेट्स के नाम और पते के साथ जब हम विश्लेषण करेंगे तो बहुत नज़दीक से आप लोगों तक हम उन बातों को पहुंचा पाएंगे, उन विश्लेषणों को कर पाएंगे जो ज़रूरी भी है कि आखिर ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है ये समझने के लिए। लेकिन उससे पहले बिहार में एक महापर्व, छठ का महापर्व आता है और उस पर भी राजनीति खूब तेज होगी। और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि बिहार के बाहर में जो रहने वाले लोग हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं, वो भी बिहार लौट के आते हैं। और हालांकि चुनाव आयोग थोड़ी सी गलती कर बैठा, जो इस छठ के 2-4 दिन बाद अगर चुनाव करवाता तो जो लोग आए थे वो भी वोट डाल के जाते, लेकिन शायद उनकी जगह पे 22 लाख लोगों को तो जोड़ा गया ही है। देखते हैं वो किनके लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रफुल्ल जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बख्तावर जी आपका शुक्रिया, पप्पू कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं और वायरस गेमिंग भी हैं, फजल अली साहब हमारे साथ बने हुए हैं और उदय प्रसाद सिंह साहब हमारे साथ हैं। व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा, लिख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में बिहार की धरती पर सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण इंडिया महागठबंधन की टीम दिखाई पड़नी चाहिए। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और राशिद नईम साहब हैं